Hello students, welcome to our online classes. Myself Subhu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9. Our exercise 1.5 is going on. In this exercise we have solved up to question number 2. Now we have to solve question number 3. So firstly, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d. This is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि पाई जो होता है एक्चुअल में पाई इसका फॉर्मूला होता है सी बाई डी। यहाँ पे सी क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डी क्या होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। पहले हम एक कंक्लूजन देखते हैं यहाँ से। देखो आप जब भी कोई नॉन कर्व फिगर पढ़े होंगे जैसे कि आपने स्क्वायर किया होगा, ठीक है, आप रेक्टेंगल किए, आपने ट्रायंगल किया, आपने पैरेललोग्राम, रोम्बस, जो भी आपने किया, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके किसी भी फार्मूला में, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हो, या फिर वॉल्यूम हो, या फिर कुछ भी, इनके किसी भी फार्मूला में आपने पाई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। जो फिगर जिसमें कर्व नहीं आते हैं उनके किसी भी फार्मूला में आप देखो पाई यूज़ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देख लो कोन को, आप कोन देख लो, कोन इस शेप का होता है जिसमें देखो कर्व आ गया। आप सिलेंडर देख लो, सिलेंडर इस शेप के होते हैं, इसमें भी देखो कर्व आ गया। इनके अलावा आप सर्कल देख लो, आप स्फेयर देख लो, ठीक है, आप हेमिस्फेयर देख लो, ये हेमिस्फेयर हो गया। इन सब के फॉर्मूला में पाई आता है। अच्छा, सर्कल और स्फेयर बनता होता है। सर्कल एक 2D स्ट्रक्चर होता है और स्फेयर एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। यहाँ पर आप हेमिस्फेयर में जाओगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इनका कर्व सरफेस एरिया। तो कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूला में पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी कर्व यानी सर्कुलर चीज़ों पर कैलकुलेशन करेंगे तब जा कर के हमें पाई का यूज़ करना है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आप, पाई जो है एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी सर्कुलर फिगर का, मान लो एक सर्कुलर फिगर है, ठीक है, तो इस सर्कुलर फिगर का कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पाई जो होगा उस सर्कुलर फिगर का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई एक्चुअल में क्या होता है, एक सर्कुलर फिगर के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने पाई इज इक्वल टू सी बाई डी तो लिख लिया। इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो पाई तो यहाँ से एक रेशनल नंबर हो गया। पाई क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बट हम पाई को जनरली क्या बोलते हैं, ई रेशनल। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि पाई एक ई रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेकर चलते हैं 3.14 का रेशनल होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन में ही दे रहा है कि पाई तो सी बाई डी होता है, तो इससे तो पाई रेशनल नंबर हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि पाई एक ई रेशनल नंबर है। तो इस कंट्राडिक्शन को, इस विवाद को हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि हम अगर किसी भी फ्रैक्शन को, जो भी फ्रैक्शन हो उसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, मान लो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, चलो ये भी मान लिया हमने, लेकिन हमने सेकेंड जो कंडीशन बोला था कि आपको जो ये डेसिमल कट करके आना चाहिए वो या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए रेशनल के लिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले लें, चलो 22/7 ही ले लें, तो ये कभी भी कटेगा नहीं। 22/7 कभी कटेगा नहीं, ओके। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये बहुत आगे तक जाएगा लेकिन कटने वाला नहीं है ये, और ना ही रिपीट करने वाला है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होने के बावजूद भी यह एक ई रेशनल नंबर हो जा रहा है, यह एक ई रेशनल नंबर हो गया। तो हम सिंपली दे देंगे कि हम जो भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो उनका दशमलव प्रसार होगा, वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पाई एक ई रेशनल नंबर है। यहाँ पे वही स्टेटमेंट दिया है, देखो, विथ अ स्केल और टाइप वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर as the result of our measurement, that is why pi can be approximately represented। मैंने बोला था ना पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है of two rational numbers as the matter of the mathematical truth is irrational। आप इस स्टेटमेंट के बदले में सिंपल स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
every number which can be written in the form of p by q is not a rational number because it is not necessary that the decimal expansion of p by q will be terminating or non-terminating repeating. It may be non-terminating, non-repeating, and we know that non-terminating and non-repeating decimals are irrational numbers. So pi is irrational number because its actual value is 22/7. When we cut it, when we solve it, then we never found terminating or non-terminating repeating decimal. We always found non-terminating, non-repeating decimal, and that's okay. अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है. देखो, रिप्रेजेंट √9/3 ऑन द नंबर लाइन. देखिए, हम अभी तक बहुत इजी क्वेश्चंस किए. यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है √9/3, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है. तो देखो, इसका मैं एक सिंपल ट्रिक देता हूँ आपको, और इसका एक अलग से मैं डायग्राम बनाया हूँ. वो डायग्राम आपको बनाना है, मैं भी दिखाऊंगा उस डायग्राम को. ये डायग्राम थोड़ा सिंपल है, आपको ऐसे नहीं बनाना है. आप पहले समझो बनाएंगे कैसे. जैसे क्वेश्चन में दिया है कि √9/3, तो जो क्वेश्चन में दिया हो, जैसे अगर मान लो आपको दिया √9/3, तो आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से एक 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लोगे. कितनी? 9.3 सेंटीमीटर. इसका नाम मान लो ए ओ रख लो, ठीक है. अगर आपको दिया रहता कि 10 सेंटीमीटर 10.5 √10.5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप कितनी लंबी लाइन खींचते? 10.5 सेंटीमीटर का लंबी लाइन खींचते. जितना सेंटीमीटर दिया रहेगा उतना सेंटीमीटर आपको लंबा लाइन एक खींच लेना है. तो √9.3 दिया है, तो हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लिया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर लंबा कर देते हैं. और मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम पी तक इंक्रीज कर दिए. सिर्फ 1 सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा उतना का अपन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे वहाँ, मतलब आगे एक्सटेंड कर लेंगे इसको. ये हमारा बेस तैयार हो गया. अब आपने लोअर क्लासेस में किया होगा कि किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं. बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट. देखो, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, एक्चुअली होता है इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट में काटना. इसके पार्ट होते हैं बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बाइसेक्ट करना है इस लाइन को. तो देखिए, बाइसेक्ट कैसे करते हैं हम. सिंपली बाइसेक्ट करने के लिए आपको अपने कंपास और पेंसिल आप सेट कर लोगे, और कंपास का एक लेग जो है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं भी एक रख लोगे. मैं बाइसेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है. और पेंसिल को आप ओपन करोगे. कंपास यहाँ फिक्स है, और पेंसिल को आप आधा से अधिक तक खोल लोगे. मान लो यहाँ तक हमने पेंसिल को लेंथ मेजर कर लिया. यहाँ से यहाँ तक आप कंपास खोल लिए. यह लाइन का जो हाफ लेंथ है, या टोटल लाइन कितना है, 9.3 + 1 यानी 10.3 है. तो 10.3 का हाफ करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा. तो आप लगभग 6 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का आर्क यहाँ पे रख के खींच लोगे. बाइसेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आप. यहाँ तक मान लो पेंसिल ओपन हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया इस पूरे लाइन का. अब उसके बाद से आप पेंसिल को रोटेट करोगे यहाँ, फिर नीचे भी रोटेट होगा. फिर आप लेग को अब यहाँ से उठा करके यहाँ पर ला करके रखोगे इस पॉइंट पे, पी पे. और फिर वहीं लेंथ जो आप खोले हो यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करोगे. उसके बाद स्केल की सहायता से इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे. यह हो जाएगा आपका बाइसेक्ट. ये पॉइंट मान लो आपका जेड हो गया, ठीक है. यह आपका बाइसेक्ट हो गया. यानी जो हमारा एपी था यह 2 इक्वल पार्ट में कट चुका है. हमें ओए को 2 इक्वल पार्ट में नहीं काटना है, एपी को काटना है. ओए हमारा 9.3 सेंटीमीटर था जो क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद हमने इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, तो ये ओपी हो गया. तो हम एपी को बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से लेग रख के आधा से अधिक लेके दोनों तरफ से कट करके यहाँ जेड पे हमने मैच कर लिया. अब क्या करेंगे, अपने कंपास का लेग यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पे, और पेंसिल को यहाँ तक ओपन करेंगे, और इसको ऐसे ले जा करके एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे. क्योंकि यह बाइसेक्ट है, नहीं बीच का पॉइंट है, तो जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ तक कवर कर लेगा. यहाँ तक हमने बना लिया. उसके बाद आपको ये जो आपने पॉइंट ओ लिया हुआ था, ए ओ 9.3 सेंटीमीटर, इस ओ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे अपनी चांद प्रोटेक्टर की सहायता से. 90 का एंगल, और यहाँ पर ला करके मैच कर लोगे, ठीक है. आपने यहाँ पे मैच किया. अब जब आप इसको यहाँ पे मैच कर लोगे तो आपको क्या करना है, अब आप फिर कंपास को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, और पेंसिल यहाँ तक खोलोगे, और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लोगे. एक कहीं ना कहीं आगे तक आएगा. इधर लाइन एक्सटेंड कर लेना. इधर पी के आगे मेरा शो नहीं हो रहा है, पी के आगे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे.
और ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा √9.3, यहाँ आगे आएगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन कर लोगे और ये आपका 9.3 हो गया। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इसे दिखा दे रहा हूँ, जो बनाया हुआ डायग्राम है। सॉरी, एक्चुअली ब्रश को कट करना होगा पहले। 1 मिनट, मैं ब्रश कट कर दूँ। ये ब्रश कैसे कट होगा? 1 मिनट स्टे। हाँ, ब्रश कट हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एक डायग्राम, ये देखो, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ हमने ए से लेकर के पहले ड्रॉ किया है, क्या ओ ड्रॉ किया है, ठीक है। ए से ओ हमने ड्रॉ किया कितना, तो 9.3 सेंटीमीटर। ए से हमने ओ कितना ड्रॉ किया, 9.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ओ से यह पॉइंट बी जो है या 1 सेंटीमीटर है, ओ बी, हम ओ बी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी ये टोटल 10.3 सेंटीमीटर हो गया ओ बी, ए और बी से। अब हम ए और बी का बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट के लिए मैं बोला आपको, ए पे कंपास रखेंगे, आधा से अधिक खोल के इधर कट करेंगे, फिर सेम कंपास आपको देखो इस पॉइंट पे रखेंगे बी पे, और बी पे रख के इधर कट करेंगे, और ये हम ज्वाइन कर लेंगे लाइन। यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट से कंपास को यहाँ तक खोल के एक आपको आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये था 9.3, इस पे 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे और यहाँ ला करके ऐसे मिला देंगे। ये लाइन हम बी से आगे भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, और जहाँ पे मिलेगा ये हमारा हो जाएगा √9.3 सेंटीमीटर, ओके। और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा तैयार। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए से ओ लेना है पहले कितना, तो 9.3 सेंटीमीटर, जितना गिवन रहेगा वही लेना है। उसके बाद ओ से बी आपको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लेना है, और ए बी का बाइसेक्ट कर लेना है, फिर ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है, सेमी सर्कल, और फिर ओ जो आपका 9.3 था वहाँ पे 90 का एंगल बना के रुक जाओगे, और फिर आप बी से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे, जितना आपको दिल हो इधर आगे एक्सटेंड कर लोगे, ठीक है। कोई मेजरमेंट नहीं है। और उसके बाद कंपास यहाँ से पेंसिल यहाँ पर रखोगे और ऐसे ला करके यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √9.3, और फिर आप इसको ऐसे मिला लोगे। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन पे आपका √9.3 यहाँ पे आपने डिनोट कर दिया, ठीक है। बाइसेक्ट करना आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा, तो आप लाइन को बाइसेक्ट करके नॉर्मली बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं आपके मेन जो पॉइंट्स थे उधर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का तरीका होता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं, 1/√7 दिया है, तो एक क्वेश्चन है। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू को साइन देते हैं, 1/√7 इंटू करेंगे, इंटू करते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ उसी को। और अगर बीच में कुछ साइन है तो साइन वाला हम आगे देखते हैं, पहले एक सिंपल देख लेते हैं। जैसे आपका 1/√7 है, तो इसको डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आपको पता है किसी भी नंबर से जब सेम नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कांस्टेंट रहता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप देख लो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, √7 × 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, √7। √7 × 1 क्या हो जाएगा, √7 बाई √7 × 7 क्या हो जाएगा, 7, यानी ये हो गया आपका आंसर। √7/7 ये आपका हो गया, देखो यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल था। अगर आपको मान लो 1/√6 दिया है तो इसको क्या करेंगे, इंटू √6 ऊपर और डिवाइड कर देंगे, नीचे √6 है, इसको सॉल्व कर लो, √6 × 1 √6 और √6 × √6 6 होगा, दैट इज आंसर। अच्छा, आप जरा इस तरह क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1/√7 माइनस √6। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस पर विचार कर लिया जाए। देखो, आपको 1/√7 माइनस √6 दिया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको फिर डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो नीचे रहेगा उसी से। तो √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। अब देखिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में आपको यहाँ प्लस देना है, और अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पर अगर प्लस होता तो आपको यहाँ पे माइनस देना होता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
तो और जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम प्लस देंगे, और यहाँ पे प्लस होता तो इधर हम माइनस देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम आ जाएगा √7 प्लस √6 बाई कर लो। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैं पीछे भी बताया था क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यानी √7 का स्क्वायर 7 और बी यानी √6 का स्क्वायर 6, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बाई 7 में 6 जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इस तरह से बना सकते हो। अच्छा जैसे देखो ये प्लस वाला दिया 1/√5 + 2, तो इसको भी देखो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दिया माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, देखो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा, और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 5 माइनस बी स्क्वायर यानी 2, इसको कर लेंगे तो 5 में 2 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना है तो हम डिनोमिनेटर से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में साइन जो है उसको चेंज करते हैं। अगर साइन निगेटिव है तो ऊपर जाकर उधर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर साइन पॉजिटिव है तो इधर जा करके आपका निगेटिव हो जाएगा। और आप इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये नंबर√3 बहुत इंपॉर्टेंट है, √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। मैं जो आपको डायग्राम दिखाया अभी, उस डायग्राम को सेंड कर दूंगा आपको, और आपको उसी डायग्राम के अनुसार बनाना है। बहुत इजी है, आप पहले जो गिवन है उतना सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे, फिर इसका बाइसेक्ट करके ऐसे आर्क ड्रॉ कर लोगे, फिर जो आपका ये था इस पर 90 बनाओगे, फिर आप कंपास खोल के ऐसे इधर ज्वाइन कर लोगे और इसको बढ़ा लोगे, जहाँ पे मिलेंगे √9.3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। तो वेट 1.6 में ला रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज 1.6 वेट 1.6 आपको मैं लाता हूँ, उसका उसको सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 आपका ए रहा। तो 1.6 सॉल्व करने से पहले हम जनरल वे में कुछ फार्मूला देखेंगे। ये आपका 1.6 है, ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, आपने स्टैंडर्ड रेट में किया होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके कुछ फार्मूला मैं आपको पहले रिवाइज करवाता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। देखिए होता क्या एक्चुअल में, फर्स्ट किसी भी नंबर को अगर लिखा जाए तो इसको बोलते हैं नीचे वाले को बेस, और इसको बोलते हैं पावर। ओके, तो बेस पर पावर 0 रिजल्ट हमारा 1 आता है। जैसे अगर हम 6 पर पावर 0 लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा, 100 पर पावर 0 लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। सेकेंड फार्मूला आपका, अगर आपका बेस पे पावर 1 है तो रिजल्ट बेस ही होगा। जैसे मान लो आपको 5 पे पावर 1 है तो आपका रिजल्ट 5 ही आने वाला है, ठीक है। थर्ड फ्रैक्शनल, जिसको फ्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं, √a इक्वल क्या होता है a⁻1/2। जैसे अगर मैं लिखता हूँ √6 तो ये आएगा 6⁻1/2। इसको प्रूफ करते हैं। देखो √4 का वैल्यू आपका 2 होता है, देखो कैसे हो गया। √4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/2। अब 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 पर पावर 1/2, 2 से 2 मर जाएगा, 2 पर पावर 1 = 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स फार्मूला, √na इज इक्वल टू होता है आपका a⁻1/n। फिर निगेटिव फार्मूला a पर पावर -n इज इक्वल टू 1/, जैसे कि अगर आपको लिखा जाता है 6 पावर -1, ठीक है, तो हो जाएगा वो क्या 1/6 क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे और जो पावर है वही हो जाएगा। जैसे 6 पर पावर -2 होता तो क्या हो जाता आपका 1/6 पर पावर 2। फिर a पर पावर n अगर आपको दिया हुआ है नॉर्मली तो a पर पावर 1/a पर पावर -n हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूला का आपका यूज़ होने वाला प्रोडक्ट फार्मूला। अगर बेस सेम हो, देखो बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम है और ये प्रोडक्ट में है, अगर बेस सेम है और ये प्रोडक्ट में है तो हम पावर को क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। और अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 6 पे पावर 2 × 6 पे पावर 3 दिया है तो बेस सेम है तो हम उसको क्या करेंगे 6 पे पावर 2 + 3 कर देंगे। 6 पे पावर 2 + 3 यानी हो जाएगा आपका 6 पे पावर 5। इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर, यानी 6 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 5 × 6 1 2 3 4 5, और इसे आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे 6 पे पावर 2/6 पे पावर 2, चलो 4 ले लो, तो क्या करेंगे बेस सेम है तो 6 पे पावर 2 - 4 कर लेंगे, ठीक है।
और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट में हो बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा, और प्रोडक्ट डिवीज़न में हो बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, पावर का पावर अगर दिया हो, जैसे ए पर पावर एम पर पावर एन या पी कुछ भी हो, तो ए पर पावर एम पी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 पे पावर 3, इस पे फिर पावर आपको 6 दिया है, तो ये 2 उस पर पावर हम 3 × 6 यानी 18 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। सिमिलरली आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एक होता है। अच्छा, इन सभी फार्मूला को नाम याद रखोगे। आपको एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में, मैं एग्ज़ाम बोर्ड में आपके स्कूल में ये पूछ सकता हूँ कि आप पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बताओ, तो आपको ये बोलना है। पावर फार्मूला बताओ, तो आपको ये बोलना है। तो आपको ऐसे लिख करके याद रखना है कि कौन फार्मूला है। मैं बोलूँगा डिवीज़न फार्मूला, तो आपको ये बोलना है। ठीक है, इसमें देखो अगर डिफरेंट बेस है, पावर भी डिफरेंट है और दोनों का होल पावर सेम है, तब क्या करेंगे हम एक्चुअल में। देखो पहले ए पर पावर एम इंटू एक्स हो जाएगा, और इंटू ये सी पे पावर एन इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपको ये सभी फार्मूला याद करना है और इस सीक्वेंस में याद करना है कि पावर 0, पावर 1, फ्रैक्शन फार्मूला, रिवर्स फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला। ठीक है, और फिर फ्रैक्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, एक फ्रैक्शन फार्मूला यहाँ पर अंडर रूट का है और एक फ्रैक्शनल फार्मूला यहाँ पर नॉर्मल पावर का है। तो आपके दोनों फ्रैक्शन फार्मूला में डिफरेंस भी देखना है कि एक अंडर रूट वाला है और एक सिंपल है। और एक प्रोडक्ट फार्मूला में क्या है देखिए, बेस सेम पावर डिफरेंट। डिवीजन फार्मूला बेस सेम पावर डिफरेंट। ऐसे भी रूल्स आते हैं कि बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, तो उनके लिए अलग कंडीशंस होते हैं, आपको नहीं जानना है वो। ठीक है, फिर भी अगर आपको जानने की विश हो तो आप बोलना, मैं बता दूंगा। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। तो इसके लिए आपको पहले एक मैं नॉर्मल चीज़ बताऊँ, आपको फैक्टर निकालना आना होगा, फैक्टराइज करना। जैसे मैं बोलूँ कि आप 100 को फैक्टराइज करो। ठीक है, तो इसको हम इस फ्लो में कर दे। देखो 250, 225 हमको पता होगा, 5 का तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100 आ गया। एरियल में सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स आया तो 2 पे पावर 2 दे दिया, और 5 भी 2 टाइम्स आया तो 5 पे पावर भी हमने 2 कर दिया। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आपको माइंड में कब करना है, आप कभी भी ये बेस है, इस बेस का फैक्टर ऐसे निकालोगे कि ये पावर के बेस के इक्वल हो जाए। जैसे कि आपको 64 पर पावर 1/2 दिया, आपको 64 पर पावर 1/2, इसको देखो आपको सॉल्व करना है। तो इसके बहुत सभी तरीका है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 2 है सिंपल, तो आपको इसको आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 8 8 64, और इंटू में आपका 1/2 है। ये देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या, 8 पे पावर 1। 8 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, अब आप इसको इस फॉर्म में नहीं तोड़ोगे। जैसे 64 पे पावर 1/2 दिया है, तो इसको ऐसा नहीं कि इसको 2 पे पावर 5 आपने लिख दिया, क्योंकि देखो 2 पे पावर 5 का मतलब ये होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, सॉरी ये तो एक और होना चाहिए, 2 पावर 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, तब हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ऐसा नहीं इसको आप 2 पावर 6 लिखोगे और फिर इसको 1/2 लिखोगे। देखो ज़रा ध्यान से, ये भी सही है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसको जब आप कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, तो बचा गया आपका 2 पे पावर 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, आपका 8 आंसर ऐसे भी आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको सिंपली ये करना है कि अगर आपको ये जो आपको दिख रहा है इसके बराबर में अगर इसको आप फैक्टराइज कर सको तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। अदरवाइज़ नो मैटर, आप इस तरह से भी कर सकते हो जो सेकेंड मेथड में आपको बताया। अभी सेकेंड मेथड क्या था आपका, आपको इसको सिंपल वे में तोड़ लेना है। जैसे ये आएगा 2 पे पावर 6 × 1/2, इसको सॉल्व करोगे 2 3 जा, ये आ गया 2 पे पावर 3, इसको कर लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे भी आपका आंसर आ गया। तो आपके ऊपर आप कैसे इसको तोड़ते हो। जैसे आप देखो 32 पे पावर 1/2 आपको 1/5 है, तो देखो 32 पे पावर 1/5, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो नॉर्मल आपने यहाँ पे 2 पे पावर 5 लिख दोगे, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे आप 32 को, तो 2 पे पावर 5 आ जाएगा। आप इसको ऐसे तोड़ के देख सकते हो। देखो 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 जा 4, देखो 1 2 3 4 5 2 आ गया। आई होप आपने लोअर क्लासेस में फैक्टराइजेशन किया होगा। इंटू 1/5, एक कैंसिल,
2 पे पावर 1 इज इक्वल टू बचा 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप इसी फ्लो में बनाओगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको होमवर्क कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैटर्न 9 पे पावर 3/2, आपको इसे अब सॉल्व करना है। तो देखिए आप उसी को यूज़ करोगे, 9 पे पावर 3/2, 9 पे पावर 3/2। अब बेस को तोड़ो, 9 बेस है, 9 को तोड़ोगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 पे पावर 2 आ गया। तो अब 3 पे पावर 2 आया तो आप देखिए ज़रा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 2 इंटू 3/2। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा ये ऊपर ही है, पावर में है सब के सब, ये ऐसा नहीं कि बेस में लिख दोगे आप, सब पावर में है। ये 2 2 गया, अब बचा गया 3 पे पावर 3, इनको आप सॉल्व कर लो। 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको देखो 32 रेज़ टू पावर 2/5 दिया है, तो आप इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। देखो 32 को, अच्छा इसमें डिफरेंट तरीका सॉल्व किया, बट नो मैटर, मैं जैसे बोला हूँ आप ऐसा सॉल्व कर लो। 32 पे पावर 2/5, तो देखिए 32 पे पावर 2/5। अब एक्चुअल में आप जब 35 को लिखोगे, 32 को सॉरी, तो 2 पे पावर 5 होगा इंटू 2 पे पावर 5, ये देखो कैंसिल, बचा गया हमारा 2 पे पावर 2, तो 2 2 जा 4 हो गया आंसर। ओके, तो आप इस फ्लो में इनको सॉल्व कर सकते हो। ये आपके बचे वाले जो, अच्छा एक मैं ज़रा ये निगेटिव वाला सॉल्व करता हूँ। देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया, 125 रेज़ टू पावर -1/3 आपको दिए। ठीक है, 125 रेज़ टू पावर -1/3। तो देखिए 125 पावर -1/3, नो मैटर, आप इसको तोड़ लो, ये आएगा आपका 5 पावर 3 इंटू -1/3 आ गया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा क्या आपका 5 पे पावर -1। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/5, यहाँ पर होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो आपका ये 1/5 आंसर आया भी है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना टफ है नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अच्छा ये भी सिंप्लीफाई है। देन देखो अगर आपको पैटर्न पता चल गया, अब पैटर्न पता गया, चला देखिए आप इनको ज़रा ध्यान से देखो, 2 पर पावर 2/3, बीच में इंटू है, और 2 पर पावर 1/5, कुछ रिजल्ट आया। यहाँ पे देखो बेस सेम है, दोनों बेस 2 है और पावर डिफरेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो, तो पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो इसको नॉर्मली आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या है हमारा 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। देखो 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। तो देखिए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5 बराबर देंगे ये 2 पे पावर 5 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा। देन 3 5 जा, देन 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 हो गया, तो 2 पावर 13/15 आपका आंसर हो गया। ये सब पावर में ही है आपको। ठीक है, देखो 2 पावर 13/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो 1/3 पे पावर 3 पे पावर 7 दिया है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रा इसको सिंपली देखो, कुछ बेस यहाँ पे है, 1/3 पे पावर 3 पे पावर 7 है। इसको अगर हम रियल में देखें 1/3 पे पावर 3, ये रियल में है क्या, ये 3 पे पावर -3 है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है कि अगर आपको कुछ भी पावर माइनस में हो तो नीचे वहीं आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको फॉर्मूला में बताया था कि अगर 6 पावर -2 है तो ये होता क्या है 1/6 पावर 2। तो यहाँ पे 1/3 पे पावर 3 है, इसका मतलब है 3 पे पावर -3 वहाँ पे पावर दिया हुआ है। तो ये देखिए आप 1/3 पे पावर 3 का मतलब 3 पे पावर -3 हो गया, और ये 7 का 7 हो गया। अब ये क्या होगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में ऊपर है, तो 3 इंटू -21 पावर में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ऊपर के फॉर्मूला मैं आपको इसीलिए दिया हूँ, फॉर्मूला में आपका है, देख लीजिए यह है ना, यहाँ पे इसका हमने यूज़ किया है, फिर से ए यूज़ हो रहे हैं, तो इस और एक आपका ए वाला यूज़ हो गया। अभी देखो दोनों पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है सिंपली। ठीक है, तो आप इस फ्लो में, इस वे में इनको सॉल्व कर सकते हो, ये कोई टफ नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिमिलरली देखते हैं थर्ड, ये देखो पावर बेस सेम है और ये डिवीजन में है और पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। फिर ए है, देख लो
ये दोनों बेस डिफरेंट है, तो बेस अगर डिफरेंट है और पावर सेम है, सुन लो, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो सिंपली आप बेस को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और पावर लिख दो। ये देखो 8 7 जा 56, तो पावर 1/2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इस फ्लो में, इस वे में हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डाउट पूछे हैं उनका मैं डाउट वीडियो बना करके क्लियर किया हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप विदाउट हेजिटेशन जो भी डाउट आप पूछो। एक स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर आप केवल नोट्स करा रहे हैं साइंस में, तो क्या हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि जो मैं साइंस का नोट्स दे रहा हूँ वो आपके एक्सरसाइज बेस पे ही नोट्स हैं, और आपके एक्सरसाइज का फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है, बल्कि आपके बुक एनसीईआरटी में जो गिवन है उससे कहीं बहुत ज़्यादा जो मेरा नोट्स है साइंस का, उससे आप लोग ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। आप रेलवे या एसएससी के कोई भी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके साइंस का क्वेश्चन आप 80% सॉल्व कर सकते हो। मैं उसको एमसीक्यू पैटर्न पे आपको जनरल कंपटीशन के बेस पे नोट्स तैयार किया हूँ। तो आप लोग उस नोट्स को अच्छे से अगर समझ करके प्रिपेयर कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बुक के एक भी एक्सरसाइज क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो कि आपको बुक में लाइन बाई लाइन कराया जाए। मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप उसको लर्न करो, बुक के एक्सरसाइज करो, आपके 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो डाउट होगा उसको आप मुझसे शेयर करो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और बाकी की सब्जेक्ट्स आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो वेल मैनर में, कंटिन्यूटी के साथ। ओके, थैंक यू।